जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। हम कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज, और घटना चक्र सीरीज में ये हमारा इतिहास का घटना चक्र चल रहा है, जिसकी एक क्लास हम कर चुके हैं। ये दूसरी क्लास आज शुरू होने जा रही है, जिसका टॉपिक है सैंदव सभ्यता एवं संस्कृति। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सैंदव सभ्यता एवं संस्कृति, जैसा कि हम बोलते रहते हैं आपको कि ये एक बेहतरीन तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सैंदव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है। कितने नामों का? 3 नामों का। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। किसने? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले, वर्तमान साहिवाल में स्थित है। जबकि मोहनजोदड़ो, एक मिनट, कहाँ थे हम? मोहनजोदड़ो। जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। पिग्गट महोदय ने, नाम देख रहे हैं, पिग्गट पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। रेडियो कार्बन 14 यानी कि C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। कहाँ थी? अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। अब आगे, यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सैंदव सभ्यता की तिथि का निर्धारण निम्नवत किया है। इधर विद्वान दे रखे हैं और इधर उनके द्वारा निर्धारित की गई तिथि दे रखी है। जॉन मार्शल के अनुसार, सुंदर सा ही बनाने चलो। जॉन मार्शल के अनुसार 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। ऑर्नेस्ट मैको के अनुसार 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप बख्श के अनुसार 3500 से 2500। गैड के अनुसार 2350 से 1700। मार्टिमर हीलर से के अनुसार 2500 से 1700 और फेयर सर्विस के अनुसार 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अब आगे, अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकेगनडोर बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पुरास्थल मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। कितने? लगभग 13 लाख, वो भी वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। नंबर 1 प्रोटो ऑस्ट्रेलाइक काकेशियन, नंबर 2 भूमध्य सागरीय, नंबर 3 अल्पाइन और नंबर 4 पे है मंगोलाइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। अधिकांशतः कौन से थे? भूमध्य सागरीय।
अब आगे, सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार क्या हैं? ये विद्वान हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य, गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर हीलर सुमेरियन, राखाल दास बनरसी, ये क्या? द्रविड़। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से? नंबर 1 केंद्रीय नगर, नंबर 2 तटीय नगर और पत्तन एवं नंबर 3 पाया जाएगा अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। वर्ष 1920 से 21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब, जो कि पाकिस्तान वाला, के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1920 से 21 और 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्व टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया। यानी कि जो टीला पूर्व में था उसको नगर टीला कहा गया और जो पश्चिम में था उसको दुर्ग टीला। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को हीलर के माउंट AB की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है, बड़ा बाथरूम जो मिला था बड़ा वाला। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर लगभग 33 मीटर। अब जिनकी रीजनिंग में डायरेक्शन वाला चैप्टर जिनका क्लियर होगा उनको जो है ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे होगा ये। मतलब एक इमेजिनेशन करके एक इमेज आप बना पाएंगे अपने माइंड में। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुणा 23.77 मीटर यानी कि इसको अगर कहें तो 70.1 बाई 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितावास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार
खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ऑक्सफोर्ड सर्कस। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। कुषाण शासकों ने स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य रत नारी की मूर्ति, पुजारी यानी कि योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी कि शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में एन.जी. मजमूदार ने की थी। एन.जी. मजमूदार ने की थी। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ सैंदव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और जहांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी, मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहां से मनका बनाने का कारखाना यानी कि बीड फैक्ट्री तथा भट्टी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं अलंकृत हाथी, खिलौने एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। लिपस्टिक यानी कि लिपस्टिक मतलब बहुत पहले से है। चन्हुदड़ो एक मात्र पुरास्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाजों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धान यानी कि चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियां आदि। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़, पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था, जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1961 में बीबी लाल एवं B.K. थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीरों से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंदव सभ्यता के नीचे प्राक सैंदव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों से बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। मोहनजोदड़ो के पक्की ईंटों से, कालीबंगा के कच्ची ईंटों से। ठीक है, काली से कालीबंगा से काली, ये याद रखना। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया है। इसका मतलब है, ये लोग सोचते होंगे कि कच्ची ईंटें नाली में लगाएंगे तो वो हमेशा पानी में भीगी रहने से जल्दी खराब हो जाएंगी, इसलिए वो नालियों में पक्की ईंटें लगाते होंगे। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। वाह। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के
समान यहाँ से दो टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवार से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप आने के साक्ष्य मिला है। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ से सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967 या 68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। वर्ष 1990-91 के दौरान आरएस विस्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्यनगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के साक्ष्य प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडों की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मोहर, तस्तरी, प्याले आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। ये नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। रोपड़ पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा वर्ष 1953-55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मोहर, शर्ट के बटकरे, एक छुरा, तांबे के बाणाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी। स्थल और स्थल से संबंधित नदी। हड़प्पा से रावी, मोहनजोदड़ो से सिंधु, कालीबंगा से घग्गर, लोथल से भोगवा, रोपड़ से सतलज, मांडा से चेनाब, दैमाबाद से प्रवरा, आलमगीरपुर से हिंडन, सुतका गेंडोर से दाश्त या फिर दाश्त, भगवानपुरा से सरस्वती।
आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियां मिलती हैं। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियां, खिलौने, गाड़ी आदि मिले हैं। खिलौना गाड़ी। सेंदब लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सुतका-गेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दाश्त या फिर दाश्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1927 में ऑरेल स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने, ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुतका कोह सुतका-गेंडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई। यहाँ से दो टीले मिले हैं जिसके आकार सुतका-गेंडोर जैसे ही हैं। आगे, बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से औजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद, जो कि पूर्व में हिसार का भाग था, जिले में स्थित है। वर्ष 1974-77 में आर.एस. बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: प्राक सेंदब, विकसित सेंदब एवं उत्तर सेंदब। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित यानी कि स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती हैं। यहाँ से मोहरें, बटखरे, लाजबर्द तथा कार्नेलियन के मन के हल्की आकृति के खिलौने हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के बाणाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेष में सफेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां, कांच की मिट्टी के विचित्रित मनके आदि हैं। मांडा जम्मू एवं कश्मीर के चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सेंदब, विकसित सेंदब एवं उत्तरकालीन सेंदब। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाणाग्र, चर्ट ब्लेड, कांस्य निर्मित पेंचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सिनौली नामक हंडनपुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप में 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। कितने? 125। जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व में प्रथम लिपि आविष्कारता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सेंदब सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक का मतलब समझ लो, यानी कि जो शासन चलता था महिलाओं का चलता था। सेंदब लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, वर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। वाह, यानी काफी रंगीन मिजाज के लोग थे।
नौसारों में स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म से सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य खाद्यान्न गेहूं लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। सबसे पहले क्या उगाया गया था? जौ। रंगपुर में धान की भूसी तथा लोथल में चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटडा के स्थलों से कुबड़दार ऊंटों के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़ों की मृणमूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो के तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चनहूदड़ों में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। लोथल तथा बालाकोट इसके लिए प्रसिद्ध थे, सीप उद्योग के लिए। आ जाइए अब आगे। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, एक तरफ कच्चा माल, दूसरी तरफ प्राप्ति स्थल। तांबा कहाँ मिलता था? खेतड़ी, जो कि राजस्थान एवं बलूचिस्तान में है। लाजवर्द कहाँ? बदख्शां, जो कि अफगानिस्तान में है। फिरोजा और टिन कहाँ पे? ईरान में। चांदी कहाँ पे? राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से। सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत हिमालय से। गोमेद गुजरात से। अब आगे। सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय विनिमय द्वारा किया जाता था। वस्तु विनिमय समझ रहे हैं? वस्तु विनिमय का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास चावल हैं और मेरे पास जौ हैं, अब हम दोनों में से एक दूसरे अगर एक्सचेंज करना चाहें, यानी दोनों के पास दोनों चीजें हों, तो आप थोड़े से चावल मुझे देंगे, उन चावलों के बदले में थोड़े से जौ आपको दे दूंगा। इसको कहते हैं वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सरगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूरजों के क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारी संबंध का पत्ता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। यार ये मृदभांड की जगह कोई और नाम नहीं रख सकते थे? मुझे ये नाम बड़ा अजीब सा लगता है, मृदभांड आदि के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। यानी कि खुरापाती पहले से ही थे लोग। बताइए। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि, यानी कि लॉस्ट बैक्स। बताइए। लॉस्ट बैक्स की भी जानकारी थी इन लोगों के लिए?
से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चनहूदड़ों से, अब ये देखो नाम, चनहूदड़ों क्या नाम थे, से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय है। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सेलकड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। बेलनाकार भी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैनों का है। उसके बाद कुबड़ों वाले उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। दो हिरन भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके तीन मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतया लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग में रंगकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियां एवं थालियां प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की आइसिस की करते थे। ठीक है। मातृ देवी एक शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपण में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। अधिकांश समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर बहावलपुर से मिले हैं। आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता के सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत। विनाश का कारण दे रखा है, इधर इतिहासकार या विद्वानों का मत दे रखा है। विनाश का कारण बाढ़ बताया किस किसने? मार्शल मैके, एसआर राव। आर्यों का आक्रमण बताया किस किसने? गार्डन चाइल्ड ने, मार्टिमर हीलर ने और स्टुअर्ट पिगट ने। जलवायु परिवर्तन बताया आरएल स्टीन ने और अमलानंद घोष ने। भूतात्विक परिवर्तन बताया एम आर साहनी ने, एच टी लैम्ब्रिक ने, जी एफ डेल्स ने। महामारी कारण बताया के यू आर कनेडी ने। अदृश्य गाज बताया एम दिमित्रियेव ने। आपको क्या लगता है? आप भी अपना कोई मत बता दीजिए कि क्या कारण रहा होगा विनाश का। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमने नोट्स कवर कर लिए हैं, अब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस की ओर हम आ गए हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है
मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतया आश्रित होता है किस पर? अर्थव्यवस्था पर। यूपीपीसीएस मेंस 2004। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। क्या है महत्वपूर्ण कारक? तो महत्वपूर्ण कारक है इसका मृदभांड। मृदभांड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि क्योंकि प्रयुक्त सभी क्या क्या इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, इसलिए ये वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्वेश्चन नंबर 7 है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो प्रमुख स्रोत है पुरातत्वविद खुदाई, पुरातात्विक खुदाई। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातत्वविद पुरातत्व संबंधी खुदाई। लैंग्वेज बदल गई है, क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है। इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई क्या मोहरें हैं? वहां पाई गई मोहरें हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनकी एक सही नहीं होगा, बाकी सब सही होंगे, और वो नहीं है हमारा एम रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये बात सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं बाकी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है हमें, और इसका सम्मेलन हम डायरेक्ट देखेंगे। ये रहा हड़प्पा, दयाराम साहनी 1923-24 तथा 1924-25। हस्तिनापुर, बीबीलाल 1950 से 52। तक्षशिला, जॉन मार्शल 1913 से 34। कौशाम्बी, एन जी मजूमदार 1936 से 37। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये हुआ था लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है, यानी कि प्री आर्यन से। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो ये नहीं हुआ था गाय का। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सोहगोरा नहीं है, चनहुदड़ो है, कोटदीजी है और देसलपुर है। क्वेश्चन नंबर 17 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्राचीन स्थल दे रखे हैं, पुरातत्वीय खोज दे रखी है, तो इसको हम डायरेक्ट देखेंगे, और ये है हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी को राइट माना गया है, यानी कि ए को 2 से मिलाएंगे और बी को 1 से। आ जाइए तो देख लेते हैं। इस तरह से लोथल
गोदीवाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत मिला है, और जी लास्ट में देखेंगे 4 C को 4 से, यानी कि इस तरह से। धौलावीरा हड़प्पन लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है और बनावली में पकी ईंटों की बनी हुई एक प्रतिकृति मिली है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, किसमें? कालीबंगा में। कहाँ है? हेरा, कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा में। लैंग्वेज बदल गई, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन नंबर 20 में सूची का मिलान करना है और सही मिलान यहाँ पर दे रखा है। हड़प्पा समाधान R37 कहा गया। लोथल, गोदी और कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली। 21 में भी यही दे रखा है ड्रामा की सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे? ऐसे मिलाएंगे, बी को ए को दूसरे से मिलाएंगे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, बी को 3 से मिला देंगे, हस्तनापुर गंगा के किनारे है, सी को 4 से मिला देंगे यानी नागार्जुन कोंडा कृष्णा के किनारे है, और पेंटन गोदावरी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 22 में भी ड्रामा है कि एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दे रखी है और एक तरफ नदी जिस पर अवस्थित है वो दे रखा है। तो आइए देखते हैं 22 का सही मिलान ये रहा। हड़प्पा रावी के किनारे, कालीबंगा घग्गर के किनारे, लोथल भोगवा के किनारे और रोपण सतलज के किनारे। क्वेश्चन नंबर 23 में हड़प्पा नदी किसके किनारे अवस्थित है? तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। रावी के किनारे है। सैंधव सभ्यता महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, सबको पता है। विशाल स्नानागार का भी सबको आपको पता ही है, मोहनजोदड़ो में मिला है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो लोहे से लोग परिचित थे, ये बात असत्य है। बाकी सही है कि नगरों की नालियां सुदृढ़ व्यवस्थित थी, व्यापार और वाणिज्य का उन्नत दशा में था और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सारी बातें सही है। एक गलत थी, वो हमने आपको बता दी और वही हमारा आंसर था। 27 क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए, यानी सभी के लिए जानी जाती है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो वो नहीं है सी का, कालीबंगा हरियाणा के पास नहीं है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में ही है, लोकल गुजरात में, और रोपड़ पंजाब में है। और जी तुम्हारा कहाँ गया? कालीबंगा। कालीबंगा जो है, कालीबंगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 29 में मिलान करना है हमको। कैसा? सही उत्तर का चयन करना है। कैसे? दिए गए कूटों से कि सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कौन सा? डी राइट हो जाएगा, तीसरा और चौथा, यानी कि आलमगीर और हुलास। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? बताइए जी, कौन नहीं? 3 सही सम्मिलित होंगे, एक नहीं होगा, और वही हमारा आंसर होगा जो सम्मिलित नहीं होगा। नहीं का बहुत ध्यान रखना है, नहीं में बहुत क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। राखीगढ़ राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ हरियाणा के हिसार जिले घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ओके। 31 में फिर वही कि हड़प्पीय स्थल दे रखे हैं और एक तरफ उनकी स्थिति दे रखी है, तो इसमें हमारा डायरेक्ट देखेंगे यहाँ से। मांडा जो है हमारा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ हरियाणा में। 32 में फिर से हमें वही ड्रामा मिला है कि हड़प्पा परास्थल दे रखे हैं। राज्य संघ राज्य क्षेत्र भारत के राज्य में स्थिति उनकी दे रखी है, कौन कहाँ स्थित है, तो आइए डायरेक्ट देखते हैं। पुरास्थल हड़प्पा बालू जो कि स्थित है हरियाणा में, मांडा स्थित है जम्मू कश्मीर में, पांडरी स्थित है गुजरात में, और हुलास स्थित है उत्तर प्रदेश में। 33 में है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित कौन से में से कौन अवस्थित है? सिंध में कौन अवस्थित है ये पूछ रहे हैं। तो सिंध में अवस्थित है हमारे 2 और 3, यानी कि मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो, जिनमें लास्ट में दड़ो आ रहा है वही। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित
में से कहाँ स्थित है? अरे भैया, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। 35 है कि चनूदड़ों में उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो ये किया था J.H. मैकी ने। J.H. मैकी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ये हमारा हड़प्पा। हड़प्पा अब कहाँ है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो ये कहाँ है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में। 38 है हमारा कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ पे? पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो ये है लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? भारत में। क्वेश्चन नंबर 40, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? भोगवा। कितना घुमाया। क्वेश्चन नंबर 41 है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ स्थित है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, कौन सा था? लोथल। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये है लोथल। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो ये हुआ बनावली से। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ये नहीं है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, कहाँ? राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, तो कहां पर है? राखीगढ़ी। रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, कौन सी थी? 1, 2 और 3 थी। सिंधु थी, जेनाब थी और झेलम थी। गंगा नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे या विश्वास रखते थे, तो ऐसा तो कुछ उसमें दिया नहीं गया है, लेकिन हाँ मात्र शक्ति को कह सकते हैं, क्योंकि मात्र सत्तात्मक थी वहां पे चीजें। क्वेश्चन नंबर 50 है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति शिव की। अरे चला जा, दुग 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 दुग। अरे यार। 51 है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। 52 है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, एक तो राखाल दास बनर्जी था और सब दयाराम साहनी, दोनों थे। आजा आजा आजा, क्या जो जा रांझे पीर, तेरी बाट देखे हीर। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, और जी सुमेलित नहीं है बताना है ना हमें। हाँ ओके, तो लोथल S.R. राव सही बात है, सुरकोटदा J.P. जोशी सही बात है, लेकिन धौलावीरा में बी के थापड़ नहीं है। धौलावीरा में है J.P. जोशी। कहीं कहाँ गया धौलावीरा? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, कौन था? ए कनिंगम था। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो वो हैं डी, कौन? B.A. स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, छोड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 57 जिसमें हमें मिलान करना है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। डी 4321, यानी कि कालक्रम जो होगा उल्टा होगा, 4321।
पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, किसका? तांबा का उपयोग किया। 59 है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला, किसमें? बी, लोथल में। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो नहीं हुई है लोहा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर और इसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो वो है बनावली। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हाँ जी हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। सही बात है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ऐसा नहीं है। तो एक और दो सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है कि कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, जिसका कारण आर बता रहे हैं कि वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। कारण ये थोड़ी है यार, कारण सही नहीं है। तो ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शिलाकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 65 है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात में। 66 है कि लोथल कौन सा हड़प्पीय यानी कि हड़प्पन नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा या फिर है तुम्हारा धौलावीरा या सुरकोटड़ा? तो ये धौलावीरा है। 67 है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। लैंग्वेज बदल गई लेकिन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बाघों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और समृद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था? तो ये है धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 69। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ भाई साहब? धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 70 जो कि हमें नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 71। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं? मानव शवाधान। क्वेश्चन नंबर 72 है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 72 है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, कहाँ किया गया? भारत में। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता लोगों के सही चित्रण करते हैं? तो वे हैं, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 75 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो हमारे दोनों ही बातें सही हैं, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, निम्न स्थलों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विरसद मृदा प्राप्त हुई थी? तो विरसद मृदा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? तो ये है घोड़ा।
घोड़ा का नहीं मिलता। 78 है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये है शेर। शेर के नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 79 है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई कहाँ से? कनावली से? नो 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 नो, ये प्राप्त हुई कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 78 आई 79 और फिर 78 किधर गया? मर गया क्या? मरी गया दिखे। चलिए हम 81 से शुरू करते हैं। ये रहा 78। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर के नहीं हुए। अरे यार 79 के बाद 80 तो आएगा। मेरा ही दिमाग चल गया, सॉरी 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 सॉरी, मैं रिवर्स में चल पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो वो थी मिस्र की सभ्यता, सबको पता है ये तो। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? एजटेक, माया, मुइस्का और इंका। कितने बदतमीज से नाम है ना। क्वेश्चन नंबर 82 है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो ये थी सुमेरियन की सभ्यता। सुमेरिया। कहाँ की? सुमेरिया की सभ्यता। क्लास हो गई खत्म। अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा जिसका नाम होगा वैदिक काल, क्लास थर्ड में। क्लास 2 को यहीं रोकेंगे। आपके फीडबैक का हम कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।